अब जब बात आती है स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज की तो यहाँ हमें कई सारे कैरेक्टर्स देखने मिल जाते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन अकेले एक ऐसा स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर है जो दूसरों के कंपैरिजन में काफी पावरफुल है। स्पाइडरमैन सड़क छाप गुंडों से लेकर मैट टाइटन थैनोस जैसे एलियन से फाइट कर चुका है। लेकिन थंडरबोल्ट्स की टीम में भी कई सारे स्ट्रीट लेवल एंटी हीरोज देखने मिल जाते हैं। तो क्या हो अगर थंडरबोल्ट्स मेंबर स्पाइडरमैन के साथ फाइट करे, इसी की बात आज हम करने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब एमसीयू स्पाइडरमैन को अपने वेरिएंट्स की तरह एक्सीडेंटली पावर्स मिली है, लेकिन अब इसके पास स्पाइडर सेंसेस है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी और काफी अच्छी एजिलिटी भी देखने मिल जाती है। लेकिन स्पाइडरमैन की एबिलिटीज और ज्यादा एनहांस्ड हो जाती है क्योंकि टाइम के साथ उसे स्टार्क टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाता है। अब ऑफ कोर्स नो वे होम इवेंट के बाद ये सारी हाई एंड टेक्नोलॉजी पीटर खो चुका है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि पीटर का बनाया न्यू सूट कितना अच्छा है। इसलिए आज की बैटल के लिए हम आयरन स्पाइडर सूट को कंसिडर करने वाला है क्योंकि ये गोल्ड टाइटेनियम नैनोटेक से बना है, सेल्फ रिपेयर हो जाता है, इसमें 4 स्पाइडर लेग भी देखने मिल जाता है और साथ में इसके वेब शूटर्स में 500 से ज्यादा वेब शूटिंग मोड्स देखने मिल जाता है। लेकिन अब थंडरबोल्ट्स की बात करते हैं तो बकी थंडरबोल्ट्स में सबसे फेमस है क्योंकि एक सुपर सोल्जर है, ऊपर से वाइब्रेनियम से बना हाथ पहनकर चलता है और अब तो ये पॉलिटिशियन भी बन चुका है जिसकी एज सिर्फ 102 साल है। अब बकी का जो विंटर सोल्जर फॉर्म था वो काफी ज्यादा एग्रेसिव था फाइट करने में। ये ज्यादा नहीं सोचता था, सिर्फ अटैक करने से मतलब रखता था। लेकिन बकी विंटर सोल्जर के कंपैरिजन में थोड़ा कम एग्रेसिव है, बट स्टिल एक डेडली फाइटर है। बकी कैप को फाइट में बराबरी की टक्कर दे चुका है और कई सारे फ्लैग स्मैशर्स को पेल चुका है जो सुपर सोल्जर्स से थे। लेकिन थैंक्स टू आयरन मैन बकी के पास अब वाइब्रेनियम से बना हाथ देखने मिल जाता है जो उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन बकी इसे कभी फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि बकी राइटी है जबकि वाइब्रेनियम हाथ लेफ्ट हैंड में लगा हुआ है। बट स्टिल बकी के पास अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस है और इसे कई टाइप के वेपन्स भी चलाने आते हैं। पर जब स्पाइडरमैन इसके सामने आएगा तब बकी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हम सिविल वॉर की फाइट में देख चुके हैं कि स्पाइडरमैन और बकी के स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है। स्पाइडरमैन मजाक मजाक में फैल्कॉन और विंटर सोल्जर को कूट देता है और सिविल वॉर की बात से बकी को स्ट्रेंथ वाइज कोई अपग्रेड्स नहीं मिले, इसलिए इस फाइट में स्ट्रेंथ वाइज स्पाइडरमैन बकी को आराम से ओप आउट कर देगा। साथ में अगर बकी वेपन्स को यूज करता है तो स्पाइडरमैन अपने एजिलिटी से बुलेट्स को डॉज कर लेगा। पर पीटर पार्कर एक जीनियस है, वो अपने डिफरेंट काइंड ऑफ वेब शूटिंग मोड से बगी को कहीं ना कहीं ट्रैप कर देगा और अगर स्पाइडी ने वाइब्रेनियम हाथ पर इलेक्ट्रिक अटैक्स कर दिए तो ये हाथ काम करना बंद कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रिक वाइब्रेनियम की एक वीकनेस है, जिसके बाद विंटर सोल्जर अपने आधी स्ट्रेंथ खो देगा। इसलिए सारे एडवांटेजेस स्पाइडी के फेवर में है और जब ये फाइट करेंगे तब स्पाइडरमैन इजीली बगी को बीट कर देगा। अब नेक्स्ट मेंबर है येलेना बेलोवा। अब ये बंदी ब्लैक विडो की बहन है जो सेम रेड रूम में पली बड़ी है, इसलिए फिजिकली पीक कंडीशन में है। येलेना मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में और ये कई सारे मूवमेंट्स पर ब्लैक विडो के स्ट्रेंथ और बैटल स्किल्स में इक्वली देखने मिल जाती है। फिर पीक लेवल बॉडी होने की वजह से इसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हो चुके हैं और ये चाहे तो कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स को इजीली यूज कर सकती है। बट अगेन जो भी रेड रूम से आते हैं उसकी कुछ वीकनेसेस होती है, जैसे येलेना आखिर में एक ह्यूमन ही है, इसलिए सिर्फ एक बुलेट या सुपर ह्यूमन पंच काफी है इसे खत्म करने के लिए। फिर अपने पास्ट के इमोशनल ट्रोमास, अपने पीछे शील्ड या हाइड्रा जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का ना होना एक डिसएडवांटेज बन जाता है क्योंकि बुरे टाइम में येलेना के पास कोई बैकअप नहीं होता। पर कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंट में आकर डिसीजन ले लेती है। लेकिन एक टाइम था जब स्पाइडरमैन भी काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुआ करता था, बट यहाँ पर इन दोनों का कोई मैच नहीं बनता। येलेना एक स्ट्रेल्थ वॉरियर है जो डायरेक्टली फाइट करना अवॉइड करती है, ऊपर से अपनी ह्यूमन बॉडी लिमिटेशंस और ऐसे वेपन्स ना होना जो स्पाइडरमैन को डायरेक्टली हर्ट कर सकते हैं। ये इस फाइट में येलेना के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है। बेसिकली फिजिकल स्ट्रेंथ गैप की वजह से स्पाइडरमैन के लिए इस फाइट को जीतना बहुत आसान काम हो जाता है। टास्क मास्टर। अब एंटोनिया ड्रेकॉफ उसकी बेटी है जो रेड रूम चलाता था, लेकिन ब्लैक विडो की वजह से एंटोनिया एक एक्सप्लोजन का शिकार बन गई और फिर इसे टास्क मास्टर प्रोटोकॉल में डाल दिया जहाँ इसकी बेसिक एबिलिटीज काफी ज्यादा एनहांस्ड हो गई। ये पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुकी थी, इसलिए टास्क मास्टर को रेड रूम का डेडली वेपन भी कहा जाता है। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स की टास्क मास्टर कॉमिक वर्जन से काफी ज्यादा डीपावर्ड और डिग्रेडेड है, लेकिन फिर भी इसकी एबिलिटीज काफी अच्छी है। जैसे इसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस है जिसकी वजह से फाइट के दौरान कैप्टन अमेरिका जैसे शील्ड को यूज कर सकती है, ब्लैक पैंथर की तरह क्लोज अटैक्स और हॉकाई की तरह एरो शूट कर पाती है और साथ में इसके पास ऑलमोस्ट स्पाइडरमैन जैसी एजिलिटी है। फिर ये बेस्ट हैंड टू हैंड फाइटर में से एक है जिसे मार्शल आर्ट्स आते हैं और इसके पास एक हेलमेट है जिसमें HUD स्क्रीन है और ये अपने अपोनेंट्स को स्कैन करने में काम आता है। अब टास्क मास्टर काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी और मार्शल आर्ट्स का, लेकिन इसकी कुछ वीकनेसेस है, जैसे इसका कंट्रोल रेड रूम की सिस्टम्स में है, तो यहाँ की प्रोग्रामिंग को डिस्टर्ब कर दो तो फिर टास्क मास्टर अपने बॉडी पर से कंट्रोल लूज करना शुरू कर देगी। फिर अगर सूट इससे अलग हो जाए तो ये अपनी सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को खो देती है और इसे सिर्फ वही मूव्स आते हैं जो इसके फोटोग्राफिक मेमोरी में कॉपी किया है। अगर सेम एनिमे कोई न्यू अटैक करता है तो टास्क मास्टर नॉकआउट भी हो जाएगी। अब स्पाइडरमैन इस फाइट के स्टार्टिंग में थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा क्योंकि टास्क मास्टर के मूव सेम स्पाइडरमैन की तरह देखने मिल जाएगी, लेकिन किसी के मूव्स कॉपी कर लेने से सामने वाला वही कैरेक्टर नहीं बन जाता।
भले टास्क मास्टर के पास कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर की मूव्स हो, लेकिन टास्क मास्टर उस लेवल की स्ट्रेंथ और स्किल्स पोजेस नहीं करता। ऊपर से टास्क मास्टर का एक भी अटैक स्पाइडर को नहीं लगने वाला, क्योंकि पीटर के पास अपने स्पाइडर सेंसर्स है जो अटैक्स को पहले से वार्न कर देगी। बट स्पाइडर के पास टास्क मास्टर से ज्यादा बेटर आर्मर और वेब शूटिंग मोड्स देखने मिल जाते हैं। स्पाइडर फाइट के समय स्ट्रेटेजी बनाकर टास्क मास्टर को कहीं पर ट्रैप कर देगा, नहीं तो अपने इंस्टेंट किल मोड एक्टिवेट करके टास्क मास्टर पर इतने सारे अटैक करेगा कि वो आखिर में नॉकआउट हो जाएगी। इसलिए स्पाइडरमैन इसे इजीली बीट कर देगा। यूएस एजेंट। तो जब स्टीव रॉजर्स रिटायर हो गया तब यूएस गवर्नमेंट एक न्यू कैप्टन अमेरिका को चूज करती है और ये होता है जॉन वॉकर, जिसे टाइटल के साथ वाइब्रेनियम शील्ड भी मिल जाती है। ये बात अलग है, ये शील्ड ज्यादा दिन जॉन के पास नहीं रहती। अब ये मिलिट्री बैकग्राउंड से आता है, इसलिए इसे फाइट करनी आती है और इसकी टैक्टिकल नॉलेज भी काफी अच्छी है। और जब तक जॉन कैप्टन अमेरिका बना रहा, इसने काफी पावरफुल बींग्स के साथ फाइट की, जिसे फ्लैग स्मैशर्स, जो सब सुपर सोल्जर सेरम से एनहांस्ड होते हैं। उसके बाद वकांडियंस की डोरा मिलाजे। ये बात अलग है, इन लेडीज ने जॉन को अच्छे से कूट दिया था और फिर फैल्कॉन और विंटर सोल्जर के साथ भी। लेकिन कैप बनने के बाद जॉन के एनिमीज उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए अब ये भी सुपर सोल्जर सेरम लेता है, जिसकी वजह से इसने कुछ गलत काम कर दिया। लेकिन अब जॉन पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इसके पास पीक लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना देखने मिल जाता है। बस इसकी जो शील्ड है वो कई मोमेंट्स पर एक डिसएडवांटेज साबित होती है, क्योंकि ये रेगुलर मेटल से बनी है जो वाइब्रेनियम की तरह ड्यूरेबल नहीं है। अब सच बताओ तो जॉन वॉकर मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर में से एक है, लेकिन इसके पास अभी सुपर ह्यूमन से फाइट करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। स्पाइडरमैन इसकी होममेड शील्ड को इजीली ब्रेक नहीं तो बेंड कर देगा, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्पाइडरमैन की जो स्ट्रेंथ लेवल्स है वो रेप्लिका सुपर सोल्जर सेरम वालों से ज्यादा होती है। ऊपर से स्पाइडरमैन के पास आयरन स्पाइडर सूट है, जिससे वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। जॉन पीक ह्यूमन है, लेकिन अब भी स्टीव रॉजर्स और जॉन में बहुत ज्यादा फर्क है, फिर चाहे हम फिजिकल कैपेबिलिटीज की बात करें या फिर मेंटेलिटी की। और यूएस एजेंट की फीट स्पाइडरमैन के सामने काफी फीके पड़ जाते हैं, इसलिए हो सकता है थंडरबोल्ट्स में जॉन वॉकर को अच्छे फीट्स मिल जाए, लेकिन अभी के लिए जॉन वॉकर ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसे देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्पाइडरमैन को बीट कर सकता है। गोस्ट। अब एवा स्टार को एक्सीडेंटली क्वांटम एनर्जी की वजह से अपनी सारी पावर्स मिली है, लेकिन ये बंदी थंडरबोल्ट टीम की सबसे डेडली कैंडिडेट है, क्योंकि गोस्ट के पास फेजिंग एबिलिटी है। ये अपने विल पर चीजों के आर पार जा सकती है। फिर क्वांटम डिस्प्लेसमेंट की वजह से गोस्ट खुद को इनविजिबल बना सकती है और शॉर्ट डिस्टेंस में टेलीपोर्ट भी हो सकती है। और अब तो इसके पास सूट भी है जो इसकी पावर्स को और बेटर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। बट अब यहाँ फाइट के दो सिनेरियोस बन जाते हैं। स्पाइडरमैन के पास भले नैनोटेक से बना सूट हो, आयरन मैन का जो मार्क 50 था उसमें से फेजिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके नैनाइट्स उस लेवल पर वाइब्रेट करते थे, जिसकी वजह से फेजिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन स्पाइडरमैन के केस में ऐसा ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आयरन स्पाइडर सूट फेजिंग प्रूफ है। हो सकता है आयरन स्पाइडर से फेजिंग ना हो, इसलिए गोस्ट स्पाइडरमैन पर अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएगी और फिर स्पाइडरमैन इसे कूट भी देगा। लेकिन अगर स्पाइडर का कोई दूसरा सूट हो तब गोस्ट इजीली फेस कर जाएगी और पीटर पार्कर के बॉडी के ऑर्गन्स को डिसलोकेट करके उसे मार गिरा सकती है। इसलिए अगर इनका एक रैंडम एनकाउंटर होता है तो गोस्ट अपने फेजिंग की वजह से यहाँ पर जीत जाएगी। लेकिन अगर स्पाइडर को थोड़ा प्रेप टाइम मिले और वो गोस्ट की क्वांटम एनर्जी को डिस्टर्ब कर दे तो वो फेज नहीं कर पाएगी, और अब यहाँ पर स्पाइडर की जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए गोस्ट के केस में विनर कौन बनेगा ये कम्प्लीटली बैटल की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। रेड गार्डियन। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर दुनिया को पता चला कि एक सुपर सोल्जर एग्जिस्ट करता है, तो इसके आंसर में यूएसएसआर ने अपना एक सुपर सोल्जर बना दिया, जिसे नाम मिला रेड गार्डियन। ये सोवियत सोल्जर भी कैप की तरह एनहांस फिजिकल एबिलिटीज कैरी करता है, और ये एक अच्छा फाइटर तो है ही, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल्स और स्ट्रेंथ से मैच करना काफी हार्ड काम हो जाता है। ये इजीली बल्कि ह्यूमंस के बोन्स को ब्रेक कर सकता है, और इसने टास्क मास्टर जैसों से फाइट भी कर रखी है। अब रेड गार्डियन काफी ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक और ईगो से भरा कैरेक्टर है, इसलिए पर्सनली मुझे जरा पसंद नहीं है। बट जो रेड गार्डियन की वीकनेस है वो सारी चीजें स्पाइडरमैन के एडवांटेजेस है। जैसे सेरम की वजह से रेड गार्डियन को स्ट्रेंथ तो मिली, लेकिन ये एजिलिटी लैक करता है। इसलिए जिसके पास फास्ट रिफ्लेक्सेस है, जैसे टास्क मास्टर और स्पाइडरमैन, वो कम टाइम में ज्यादा फास्ट मूव करके रेड गार्डियन को टेक डाउन कर सकता है। साथ में रेड गार्डियन अपने ईगो के चलते ट्रेनिंग नहीं करता था और टाइम के साथ ही ओल्ड हो चुका है, इसलिए अब इसके पास पीक लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं देखने मिलती। ऊपर से इसके पास काफी स्लो मूवमेंट्स है, इसलिए स्पाइडरमैन अपने वेब से रेड गार्डियंस को एक जगह ट्रैप कर देगा। और रेड गार्डियन टाइम के साथ काफी ज्यादा स्लो हो चुका है, इसलिए जब तक वो वेब से बचने की सोचेगा तब तक वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुका होगा। सो ओवरऑल रेड गार्डियन को सेरम के साथ रिफ्लेक्सेस और बेटर स्किल्स मिलते हैं, तो शायद ये स्पाइडरमैन को इक्वल फाइट देता। लेकिन अभी के लिए रेड गार्डियन कम्प्लीटली डिसएडवांटेज पर है, इसलिए स्पाइडरमैन यहाँ पर जीत जाएगा। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब थंडरबोल्ट्स रिलीज नहीं हुए है, इसलिए मुझे नहीं पता कि सेंट्री थंडरबोल्ट्स का मेंबर बनेगा या नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सेंट्री कोई स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो नहीं है। ये बंदा अपने पर आ जाए तो एक एंटायर प्लेनेट को खत्म कर देगा,
और स्पाइडरमैन और सेंट्री का कोई मैच नहीं है। सेंट्री के पास बेटर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड के साथ सुपर पावर्स है। सेंट्री अगर सीरियस होकर फाइट करना शुरू कर दे तो स्पाइडरमैन शायद 1 मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए आगे जाकर सेंट्री अगर थंडरबोल्ट्स का मेंबर बनता है तो ये मैच कंप्लीटली वन साइडेड हो जाती है सेंटर के फेवर में। लेकिन इसी के साथ स्पाइडरमैन वर्सेस थंडरबोल्ट की सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।